गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग थैलोफाइटा की स्टडी कर रहे थे और थैलोफाइटा में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था? जीवाणु का अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग कवक के बारे में पढ़ेंगे, फंगी के बारे में, क्योंकि हम लोग शैवाल और बैक्टीरिया पढ़ लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा फंजाई। इसी को हम कहते हैं कवक, फंजाई। तो आज हम लोग कवक के बारे में पढ़ेंगे। और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उस विज्ञान को क्या कहते हैं जिस विज्ञान में कवकों का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी। उस विज्ञान को हम लोग कहते हैं माइकोलॉजी। लेकिन ये तो ठीक है, माइकोलॉजी ही कहते हैं, लेकिन कुछ नए नए रिसर्च हो रहे हैं तो कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मत है कि हम माइकोलॉजी को एक और नाम दे दें। तो जिसमें हम कवकों का अध्ययन करते हैं उस विज्ञान को माइकोलॉजी भी कहते हैं, और एक विज्ञान और भी कहते हैं, उसको हम कहते हैं माइसीटोलॉजी। तो दोनों अपने जगह पे सही है, क्योंकि मॉडर्न एज में, आधुनिक युग में कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मत है कि हम माइकोलॉजी को माइसीटोलॉजी भी कह सकते हैं। तो इसमें कवकों का अध्ययन जिस विज्ञान में करते हैं उसे माइकोलॉजी कहते हैं। अच्छा, कवकों की कुछ विशेषताएँ ये होती हैं कि कवक पाए कहाँ जाते हैं? क्या ये जल में होते हैं? जल में होते हैं, श्योर। कवक नमी वाले स्थानों में पाए जाते हैं, जहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, नमी बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे कवक पाए जाते हैं। ठीक। क्या कवकों में हरित लवक होते हैं? क्लोरोफिल नहीं होता है। तो कवकों में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसमें जो है क्लोरोफिल एब्सेंस होगा, एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। तो अब बताइए, इसमें क्लोरोफिल नहीं है तो इसकी कई विशेषताएं निकल के आ जाएंगी। जिसमें क्लोरोफिल होगा उसमें फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होगा। इसमें क्लोरोफिल एब्सेंस है तो क्या प्रकाश संश्लेषण होगा? तो दूसरी प्रॉपर्टी निकल के आ गई, एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एब्सेंस ऑफ यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें नहीं होगी। अब यहीं से देखो, तीसरी प्रॉपर्टी भी निकल के आ जा रही है। इसमें क्लोरोफिल नहीं है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, तो इसमें पोषण किस प्रकार का होता? परपोषी होगा। यानी ये हेट्रोट्रॉप्स होंगे, परपोषी होगा, हेट्रोट्रॉप्स होंगे। तो देखो, तीन प्रॉपर्टीज इसके क्लोरोफिल से ही निकल के आ गई कि इसमें हरित लवक नहीं होता है। तो जब हरित लवक नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, और ये परपोषी होंगे, अपने भोज्य पदार्थों के लिए दूसरों पे निर्भर होंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक। कवकों का कुछ आर्थिक महत्व आपको पता है कि कवकों का आर्थिक महत्व क्या क्या होता है? कवकों का कुछ आर्थिक महत्व। अच्छा, क्या कवकों का प्रयोग औषधि के क्षेत्र में किया गया है? तो कोई एक औषधि का नाम बताइए। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस पे। हाँ, सही आपने कहा, पेनिसिलीन। ये एक एंटीबायोटिक का नाम है, पेनिसिलीन। ये एक एंटीबायोटिक है, और ये एंटीबायोटिक एक विशेष प्रकार के पेनिसिलीन, एक विशेष प्रकार के फंगस कवक से आइसोलेट किया जाता है, बनाया जाता है। तो उस कवक का नाम पूछा जाता है पेनिसिलीन। ये तो हमारी एक एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक किस कवक से प्राप्त किया जाता है? कोई आइडिया? तो उस कवक का नाम जानना होगा। उस कवक का नाम है पेनिसिलियम। ये इसकी वंश है पेनिसिलियम नोटेटम, नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से पेनिसिलीन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। अच्छा, सर्वप्रथम पेनिसिलीन औषधि को पेनिसिलियम नोटेटम से किस वैज्ञानिक ने आइसोलेट किया? किस वैज्ञानिक ने अलग किया? किस वैज्ञानिक ने खोजा? ये भी प्रश्न पूछा गया है कि पेनिसिलीन की खोजकर्ता के नाम बताइए। हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलीन को जो खोजा उनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने सर्वप्रथम पेनिसिलीन नामक औषधि की खोज की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये प्रजाति हमें याद रखना होगा। अच्छा, कुछ कवकों के नाम बताइए। क्या कवकों में जड़, तना, पत्ती पाया जाता है? नहीं पाया जाता है।
कवकों में जड़, तना, पत्ती नहीं होते हैं। ठीक, कुछ कवकों के नाम बताइए। एस्परजिलस, राइजोपस, म्यूकर, ईस्ट क्या है? ईस्ट हाँ कवक है, जिसको हम खमीर कहते हैं ना, वो भी हमारा एक कवक है। तो बहुत सारे कवक हैं। जैसे कुछ हम कवकों के यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे हमारा एक है एस्परजिलस, म्यूकर, आपको पता रहे कि ये सब कवक हैं। म्यूकर, राइजोपस, एगारिकस, ईस्ट, ये सब हमारे कवक हैं। थोड़ा सा स्टूडेंट ईस्ट वाले केस में कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी पूछ लेता ईस्ट है तो लिख देगा कवक, शैवाल, ठीक है, लेकिन ईस्ट हमारा एक कवक है। अच्छा, इन जितने भी ये कवक हैं, क्या इन कवकों में जो है स्पर्म और ओवा होता है? मीन्स अंडाणु और शुक्राणु होते हैं? नहीं होते हैं। तो किसके माध्यम से इनमें प्रजनन होता है? स्पोर्स के माध्यम से, बीजाणुओं के माध्यम से। इसमें जो प्रजनन होगा वो बीजाणुओं के माध्यम से होगा। अच्छा, एस्परजिलस से मनुष्यों में एक विशेष प्रकार का रोग होता है। उस रोग को क्या कहते हैं? एस्परजिलस से होने वाले रोग को कहते हैं एस्परजिलोसिस जो रोग होता है वो एस्परजिलस कवक के कारण होता है। अच्छा, इसमें बीजाणु होते हैं, स्पोर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एस्परजिलस का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये हमारा एक एस्परजिलस है, कवक है, यही एस्परजिलस का स्ट्रक्चर है। अब इसी के अंदर इसके बीजाणु भरे हुए होते हैं। क्लियर? किसी भी तरीके से अगर ये कवकों की ये भित्ति फट जाए और फट करके इसके बीजाणु बाहर निकल आएँ तो वायुमंडल के माध्यम से कई स्थानों पे पहुंच जाते हैं। और अगर यही बीजाणु मनुष्यों के श्वास नाल में आ जाएं या मनुष्यों के फेफड़ों में आ जाएं तो उन्हें बीमारियां फैला देते हैं। उनके श्वसन नाल को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और अगर काफ़ी टाइम तक ये रह गया तो मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। क्लियर? तो इनमें प्रजनन बीजाणुओं के माध्यम से होता है, ना कि शुक्राणु और अंडाणुओं के माध्यम से होता है। अच्छा, जो हमारे कवक हैं उनमें प्रजनन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कवकों में प्रजनन जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। तो देख लेते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई, कवकों में प्रजनन। तो कवकों में प्रजनन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन और वर्धी प्रजनन। क्लियर? तो इसमें 3 प्रकार का प्रजनन होता है। एक को तो हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रजनन, वर्धी प्रजनन, और दूसरे को कहते हैं अलैंगिक प्रजनन, असेक्सुअल, और तीसरे को कहते हैं लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल। ठीक? तो जितने भी कवक होते हैं उनमें प्रजनन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। तो वर्धी प्रजनन कितने प्रकार का होता है? इसी प्रकार से अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, इससे जाकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर लैंगिक प्रजनन में क्या होता है? वर्धी प्रजनन का मतलब क्या हुआ, बता चुके हैं। वर्धी प्रजनन का मतलब, अच्छा, कवक क्या है? एक सूक्ष्म जीव है या एक सूक्ष्म पौधा है? क्या है? सूक्ष्म नहीं, कवक है क्या? पौधा है। सूक्ष्म पौधे में इसकी गिनती की जाएगी कि सूक्ष्म जीवों में इसकी गिनती की? पौधे में इसकी गिनती की जाएगी, सूक्ष्म पौधा। और जीव का मतलब जंतु भी आ जाते हैं और वनस्पति भी आ जाते हैं, तो ये सूक्ष्म जीव भी है। लेकिन जब दोनों को डिफ्रेंशिएट करना होगा तो इसको पौधे की कैटेगरी में रखेंगे। क्लियर? तो ये एक पौधा है। वर्धी प्रजनन का मतलब ऐसे प्रजनन जो जड़ों के माध्यम से, तनों के माध्यम से या पत्तियों के माध्यम से जो प्रजनन होते हैं उसे हम वर्धी प्रजनन कहते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट का मतलब पौधों के वर्धी भाग। तो पौधों के जो वर्धी भाग होते हैं वो जड़, तना, पत्ती, यही सब होते हैं।
हमने देखा भी होगा, ग्राफ्टिंग वाला पढ़ा होगा कि एक पौधे का लिया कलम, दूसरे पौधे में लगा दिया कलम, ऐसे करके एक नया पौधा निकल गया। किसी पौधे का जड़ लगाया, वहाँ पे लगा दिया, एक नया पौधा हो गया। तो उसी को हम कहते हैं वर्धी प्रजनन। तो कवकों में वर्धी प्रजनन होता है और वर्धी प्रजनन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक को तो हम कहते हैं विखंडन, फ्रैगमेंटेशन, विखंडन, और दूसरे को हम कहते हैं विभाजन, फ्यूजन, और तीसरे को कहते हैं मुकलन, बडिंग। इसको कहते हैं विखंडन विधि द्वारा, विखंडन। इसको हम कहते हैं विभाजन, विभाजन, और बडिंग का मतलब होता है मुकलन, मुकलन के माध्यम से। तो कवकों में वर्धी प्रजनन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, विखंडन, विभाजन, मुकलन। प्रश्न ऐसे पूछा गया था कि मुकलन प्रकार का वर्धी प्रजनन किस कवक में पाया जाता है, या विखंडन प्रकार का प्रजनन, वर्धी प्रजनन किस कवक में पाया जाता है, ये प्रश्न था। अच्छा, मुकलन बड़ है, बड़ का मतलब कली होती है, बताए थे हाइड्रा वाले केस में। तो अगर आप ईस्ट को देखिए, ईस्ट की संरचना को, तो आपको ईस्ट ऐसे दिखाई देता है, कहीं भी देखेंगे तो आपको ईस्ट ऐसे दिखाई देगा। ये हमारी ईस्ट कोशिका है और इसके ऊपर ये सब बड़ लगे हुए हैं, मुकलन इसी को कहते हैं, बड़। तो अब क्लियर हो गए यहाँ पे कि मुकलन प्रकार का जो वर्धी प्रजनन होगा वो ईस्ट में होगा, क्योंकि ईस्ट की संरचना में आप देखेंगे और भी बहुत सारे हैं, मुकलन लगे हुए होते हैं, बर्ड्स लगे हुए होते हैं। जब किसी प्रतिकूल वातावरण व किसी भी तरीके से इसका बड़ यहाँ से कट जाए और कट करके ये बड़ यहाँ पे गिर जाए ऐसे करके, तो यही फेवरेबल कंडीशन, प्रतिकूल वातावरण आने पर यही मुकलन, यही बड़ जर्मिनेट करके एक नए ईस्ट में परिवर्तित हो जाता है, स्वनिषेचित, स्वप्रजनित होकर के। इसके लिए 2 भागों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्वप्रजनित होकर के एक नए ईस्ट पौधे में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ईस्ट की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, ईस्ट का कुछ उपयोग बताइए। ईस्ट, खमीर जिसको कहते हैं, इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? बहुत ब्रेड बनाने में करते हैं, बहुत से डबल रोटी जिसको कहते हैं, डबल रोटी बनाने में भी हम ईस्ट का प्रयोग करते हैं। फ्रैगमेंटेशन, विखंडन का मतलब क्या हुआ? कोई भी एक भाग कट जाए और कटने के बाद प्रतिकूल वातावरण आने पर वही कटा हुआ भाग एक नए कवक में परिवर्तित हो जाए। क्लियर? अच्छा, विभाजन किसे कहते हैं? विभाजन, फिशन। विभाजन में क्या होगा? विभाजन में भी 2 भागों में कटेगा, लेकिन इसके केंद्रक भी विभाजित होंगे, यही अंतर है इसमें इसको हम विभाजन या कोशिका विभाजन भी कहते हैं, इस विभाजन को, क्योंकि जब ये 2 भाग में कटेगा तो इसके केंद्रक भी 2 भागों में बंट जाएंगे। जब केंद्रक 2 भागों में बटेंगे तो आगे चल करके एक नए कवक का निर्माण कर लेगा। तो विभाजन में हमेशा केंद्रकों का विभाजन होगा। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्धी प्रजनन में वो कौन सा प्रजनन है जिसमें केंद्रकों का विभाजन होता है। तो ये 3 ऑप्शन भी दे देगा, एक दे देगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा विभाजन यही होगा, फिशन इसी में होगा। बडिंग के बारे में तो हम जान गए, मुकलन कैसे होता है, ईस्ट में पाया जाता है। अच्छा, आसेक्सुअल, जो अलैंगिक प्रजनन होगा वो किस प्रकार से होगा? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जितने भी थैलोफाइटा होते हैं उन थैलोफाइटा में बीजाणु होते हैं, स्पोर्स होते हैं, यही थैलोफाइटा की विशेषताएं हैं। तो अलैंगिक प्रजनन, तो अलैंगिक प्रजनन इनमें बीजाणुओं के माध्यम से होता है। अलैंगिक प्रजनन इसमें स्पोर्स के माध्यम से होगा, बीजाणुओं के माध्यम से होगा। और बीजाणु इसमें कितने प्रकार के होंगे? यानी कवकों में जो अलैंगिक प्रजनन होगा वो बीजाणुओं के माध्यम से होगा और इसमें मुख्यतः 3 प्रकार से होगा। एक को तो हम कहते हैं एप्लैनोस्पोर, एप्लैनोस्पोर, दूसरे को हम कहते हैं जूस्पोर, और तीसरे को तो हम कहते हैं कोनिडिया, कोनिडिया। ये तीनों हमारे बीजाणु के नेम हैं, ये याद रखिएगा, ये तीनों बीजाणुओं के नाम हैं। कभी कभी इस पर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एप्लैनोस्पोर किसका बीजाणु है?
या ज़ूस्पोर किसका बीजाणु है या कोनिडिया किसका बीजाणु है। तो कवकों में अलैंगिक प्रजनन बीजाणुओं के माध्यम से होगा और ये 3 प्रकार के बीजाणु होंगे, एप्लैनोस्पोर, ज़ूस्पोर, कोनिडिया। जैसे अभी हमने आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया था, एस्परजिलस में हमने देखा था कि ऐसे करके एक स्ट्रक्चर था और यहाँ पे हमने आपको स्पोर्स दिखाए थे। क्लियर, यही हमारे हैं, यही स्पोर्स, यही बीजाणु हैं। तो ये बीजाणु हो तो कौन सा बीजाणु होगा ये, और हाँ ज़ूस्पोर्स होगा। और इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली से ढका हुआ है बीजाणु, उसे हम क्या कहेंगे। अगर इसमें ज़ूस्पोर्स हैं, ये मान लीजिए कि ये ज़ूस्पोर है, ज़ूस्पोर है, लेकिन ये ज़ूस्पोर एक पतली झिल्ली से ढका हुआ है, देख रहे हैं। तो इस झिल्ली को क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ज़ूस्पोरेंजियम। इसको हम कहते हैं ज़ूस्पोरेंजियम, यही है। यानी जो ज़ूस्पोर्स होंगे, जो इसके बीजाणु होंगे, एक पतली झिल्ली से ढके होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं ज़ूस्पोरेंजियम। ये एक वचन है। और अगर हम कह देंगे ज़ूस्पोरेंजिया तो बहुवचन हो जाएगा, मतलब कई मेम्ब्रेन होंगी, कई झिल्ली से ढका हुआ होगा। और ज़ूस्पोरेंजियम ये सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, मतलब एक ही झिल्ली होगी यहाँ पे। क्लियर। तो कवकों में जो अलैंगिक प्रजनन होगा बीजाणुओं के माध्यम से होगा और ये 3 प्रकार के बीजाणु होंगे। अब आइए हम बात कर लेते हैं लैंगिक प्रजनन की। इसमें लैंगिक प्रजनन भी होता है। अब लैंगिक प्रजनन कैसे होगा, क्योंकि हमने यही पढ़ा हुआ है अब तक कि लैंगिक प्रजनन में नर और मादा युग्मक की रिक्वायरमेंट होती है, मेल और फीमेल गैमिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें तो गैमिट है ही नहीं, युग्मक है ही नहीं, न नर युग्मक है न मादा युग्मक है, क्योंकि कवकों में जो प्रजनन हो रहा है बीजाणुओं के माध्यम से हो रहा है, युग्मक की बात ही नहीं हो रही है। इसमें होगा क्या लैंगिक प्रजनन में कि इनके जो न्यूक्लियस हैं, जो इनके केंद्रक हैं, वो आपस में फ्यूज कर जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ करके एक नई प्रजाति की उत्पत्ति कर देंगे। मतलब इसमें जो लैंगिक प्रजनन होगा वो न्यूक्लियस के माध्यम से होगा, केंद्रक के माध्यम से होगा, केंद्रकों के माध्यम से होगा। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवकों में लैंगिक प्रजनन किसके माध्यम से होता है, तो ये सब भी दे देगा कन्फ्यूज़न के लिए, एप्लैनोस्पोर, फ्रैगमेंटेशन, बर्डिंग, और उसमें एक विकल्प दिया रहेगा केंद्रक के माध्यम से। केंद्रक फ्यूज होते हैं, केंद्रक समेकित होते हैं, तब जाकर के वो एक नई प्रजाति की उत्पत्ति करते हैं। तो कवकों में जो हमारा लैंगिक प्रजनन होगा वो केंद्रकों के माध्यम से होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। अच्छा, कुछ कवक ऐसे हैं जो अपना अलग अलग रंग प्रदान करते हैं। तो कवक में जब अलग अलग रंग प्रदान करेंगे तो क्या इसमें वर्णक होंगे, पिगमेंट्स होंगे? क्यों नहीं होंगे भाई, पिगमेंट का यही काम है कि विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करना। तो कवकों में भी विभिन्न प्रकार के वर्णक होते हैं, जैंथोफिल होगा, जैंथोसाइनिन होगा, बहुत सारे पिगमेंट्स होंगे। तो एक बार प्रश्न ये पूछा गया है कि नीला कवक किसे कहते हैं? नीला, ब्लू एल्गी, नीला कवक किसे कहेंगे? लाल कवक किसे कहते हैं? पीला कवक किसे कहते हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछअप किए गए हैं। तो जो हमारा नीला कवक होगा, जो हमारा ब्लू फंगी होगा, उसका नाम है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम का जो रंग होता है वो नीले रंग का होता है। ठीक है। अच्छा, कभी कभी पूछा है काला कवक किसे कहते हैं? ब्लैक फंगी। तो ब्लैक फंगी में तो बहुत सारे हैं। एस्परजिलस तो खुद अपने आप में काला है, राइजोपस भी काला है, म्यूकर भी काला है। तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, एस्परजिलस, म्यूकर और राइजोपस। तो ये सब हमारे काले कवक हैं। अच्छा, कवक तो आपने देखा ही होगा, जैसे रोटी का टुकड़ा है, किचन में किनारे रख दीजिए, 1 हफ्ते तक नमी वाले स्थान पाएगा तो उसमें फफूंदी लग जाते हैं ना, तो वही फफूंदी ही कवक हैं। उसी को कवक कहिए या फफूंदी कहिए या फफूंद कहिए। कभी कभी पूछ लेता है मोल्ड्स के बारे में, इसमें कौन सा मोल्ड्स है, ऐसे मोल्ड लिख देगा। तो मोल्ड माने होता है फफूंद, वही फफूंदिये है। ठीक है।
तो वो फफूद उसको कहा जाता है। मोल्ड माने फफूद। कभी कभी मोल्ड पूछ लेगा कि इसमें कौन सा मोल्ड है, तो मोल्ड माने फफूदे होता है। तो एस्परजिलस है, म्यूकर है, राइजोपस है। अच्छा, प्रश्न ये है, एक बार पूछा गया था कि कवक की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? फंजाई की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? सबसे पहले कवक आया कि कोई और शब्द आया था? कवक की जो उत्पत्ति हुई है वो एक, आप नाम भी सुना होगा और आप उसको खाते भी हैं, याद करिए क्या हो सकता है? मशरूम। बहुत सही, पहले मशरूम शब्द आया तब कवक आया। तो फंजाई, कवक की जो उत्पत्ति हुई है वो मशरूम शब्द से हुई है। मशरूम, याद रखिएगा, कवकों की उत्पत्ति मशरूम शब्द से हुई है। ठीक। अच्छा, कवक जो होते हैं वो खाने योग्य भी होते हैं कुछ कवक, और कुछ कवक नहीं भी खाए जाते हैं। तो बताइए वो कौन सा कवक है जो खाने योग्य है? मशरूम। अगर मशरूम विकल्प में ना दिया हो। खमीर खाती हैं, ब्रेड के साथ खाती हैं ना मिला करके। तो क्यों उसमें, क्यों ब्रेड के साथ मिलाया जाता है? क्योंकि ईस्ट से कुछ एसिड निकलता है ना, वही एसिड जो है ब्रेड को फुला देता है, इसलिए। लेकिन आपको कच्चा ईस्ट खाने के लिए दिया जाए तो आप खाएंगे नहीं ना, या ईस्ट दे दिया जाए कि लो पका करके मसाला वसाला डाल करके ईस्ट बनाओ, नहीं बनाएंगे आप उसको। ठीक है, उसको किसी ना किसी प्रोडक्ट में, किसी ना किसी उत्पाद में डालेंगी, क्योंकि उसमें से एक एसिड निकलता है और वो एसिड उस ब्रेड को, डबल रोटी को फुला देता है। क्लियर? तो ईस्ट तो डायरेक्टली हम नहीं खा सकते, इनडायरेक्ट वे में खाते हैं। लेकिन वो कौन सा कवक है जिसको डायरेक्टली हम खाते हैं? उसका नाम है एगारिकस। एगारिकस, इसको ही एगारिकस। और सुन लीजिए, अभी देखिए इसको गांव की भाषा में क्या कहते हैं, सुना भी हो, कुकुरमुत्ता। जहाँ गोबर ओबर रहता नहीं है, छतरी की तरीके से उग नहीं जाता है, पनी उनी बरसता है, उसको कुकुरमुत्ता कहते हैं। और कुकुरमुत्ता ये तो एक वंश है, इसकी कई प्रजातियां हैं। ज़रूरी नहीं कि सारी प्रजातियां खाई जाएं, कुछ प्रजातियां इसकी जहरीली भी होती हैं, कुछ प्रजातियां खाई भी जाती हैं। इसी को हम कुकुरमुत्ता कहते हैं। तो एगारिकस जो है या कुकुरमुत्ता है, इसकी कुछ प्रजातियां खाई जाती हैं। जिस हाँ, इन्होंने सही कहा। जैसे जो हमारा कुकुरमुत्ता होगा, गोबर ओबर जहाँ पे होंगे, डेड एंड डीके मटेरियल जहाँ पे होते हैं, सड़े गले खाद्य पदार्थ, वहाँ ग्रो करेगा। और आप देखेंगे छतुरी की तरीके से निकल जाएगा, जैसे छाता निकलता है। ठीक है, तो उसको मत खाइएगा, वो जहरीला होता। भूईफोड़ का नाम सुने होंगे, सुना है ना भूईफोड़? हाँ, वह मशरूम, हाँ भूईफोड़। वो जो भूईफोड़ है जिसमें बहुत ज़्यादा छतुरी ना निकला, उसमें देखो नहीं छतुरी तुरी निकला रहता है, हाँ पतला सा रहता है, छतुरी नहीं निकला रहता है, वही खाने योग्य है। ठीक है, मशरूम तो पहचान ही लेंगे, इसको अपने भी तरीके से बना सकते हैं। हार्टिकल्चर तो है नहीं यहाँ पे, वहाँ बनाया भी जाता है, ग्रो कराया जाता है। कचहरी के पास जो हार्टिकल्चर है। अच्छा, हार्टिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? एक बार कहीं पूछा था ये क्वेश्चन। हाँ सही इन्होंने कहा, फलों का, फूलों का अध्ययन हार्टिकल्चर में किया जाता है। ठीक है। अच्छा, आम का अध्ययन किस विज्ञान में करते हैं? आम का अध्ययन हार्टिकल्चर में नहीं करते, वहाँ फूल और सब्जी का अध्ययन करते हैं ना। आम, खाली आम का अध्ययन, पोमोलॉजी उसको बोला जाता है, पोमोलॉजी। तो हर चीज़ों का विज्ञान अलग अलग है, विज्ञान से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आमों का अध्ययन पोमोलॉजी में करते हैं। ठीक है, ऐसे फूलों का अध्ययन किस में करते हैं, इनका अध्ययन किस में करते हैं, वो सारे अध्ययन हम लिखा देंगे आपको। तो एगारिकस की बात समझ में आ गई कि एगारिकस क्या है और कैसे हम पहचानेंगे कि कौन खाने योग्य है और कौन नहीं खाने योग्य है। ठीक। अच्छा, और बताइए, कृषि के क्षेत्र में कवकों का कोई योगदान है? कृषि के क्षेत्र में कवकों का हो नहीं है, 100% है कृषि के क्षेत्र में। ये हमारे जो राइजोपस हैं, म्यूकर हैं, ये सब खेत की मृदा को, इसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का भी काम करते हैं। क्लियर? अच्छा, ये बताइए, कवकों के माध्यम से और कुछ रोग के नाम बताइए। अच्छा, गन्ना देखे हैं? गन्ना देखते कहते हैं कियाई गए गन्नवा। कियाई का मतलब क्या हुआ कि गन्ना का जो रेड हो जाता ना, ऐसे करके ऐसे पड़ जाता है, लाल लाल दिखाते हैं ना, कियाई गए गन्नवा। तो किसके माध्यम से होता है? कवक के माध्यम से होता है। और उसके बाद में
तंबाकू की जहाँ खेती होती है उस पर विभिन्न प्रकार के लग जाते हैं, चितेरा रोग। गेहूं में भी ये वीट रस्ट रोग उत्पन्न कर देता है, गेहूं धान में भी ये रोग उत्पन्न कर देता है। तो विभिन्न प्रकार के ये रोग भी उत्पन्न करता है कवक। ठीक, अच्छा, अभी आपका जो एग्ज़ाम हुआ है पीसीएस का, लेटेस्ट जल्दी हुआ होगा 8-10 दिन पहले, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि वायु प्रदूषण का सूचांक कौन है, इंडिकेटर कौन है। ठीक है, तो यहीं हम लाइकेन को भी देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, लाइकेन कहाँ पाया जाता है? लाइकेन है क्या? जल में के बीच की कड़ी है, यानी इन दोनों का बीच की कड़ी नहीं कह सकते हैं, एसोसिएशन करता है, इन दोनों को साथ में लेके चलता है। ठीक है, कवक और शैवालों का ये एसोसिएशन, यानी दोनों को साथ में लेकर के चलता है हमारा लाइकेन। लाइकेन ग्रो कहाँ करता है? चट्टानों पे, कहीं दीवाल उवाल है उसी पे लाइकेन ग्रो कर जाएगा, वहाँ पे शैवाल और कवक आकर के लग जाएंगे उसके साथ और उसी के साथ अपना भोज्य पदार्थ लेंगे। लेकिन दोनों सहजीवता करते हैं, दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद ही होते हैं। तो कवकों में कुछ कवक परजीवी होते हैं, कुछ कवक आंतरिक परजीवी होते हैं, कुछ कवक बाह्य परजीवी होते हैं। तो कवकों में विभिन्न प्रकार के परजीवी होते हैं। अच्छा, अभी ठंडक आ गई है, ठंडक में देखते होंगे बाल और रूसी उसी निकलता है, ये है क्या? रूसी, हाँ, रूसी वही तो है, कवक है। ये डैंड्रफ माने क्या हुआ? कहते नहीं बाल में हमारे डैंड्रफ आ गया है, हेड एंड शोल्डर लगाना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो डैंड्रफ मतलब कवक, फफूदी आ गई है, ये सब कवक हैं। तो ये परजीवी फफूदी है, आके यहीं परजीवी हो गया है। क्यों परजीवी हो गया? 2 महीना नहाते नहीं बहुत से लोग ठंडक में नहाते ही नहीं हैं। अब उसको चाहिए क्या? सड़ा गला चीज़ चाहिए ग्रो करने के लिए, थोड़ा नमी बना रहे। तो यहाँ तो नमी रहे, तेल पानी, इसी हल्का से नहाना है नहीं, हल्का से पानी उनी भिगो, तेल उल लगा लिए और नमी मिल गया, आ गया, ग्रो कर गया। ठीक है, तो इसीलिए नहाया डेली, मतलब बहुत लोग हैं नहीं नहाते हैं भाई। ठीक, तो ये भी जो है हमारा डैंड्रफ होता है। तो एंटी डैंड्रफ चीज़ें लेकर के हम इसको ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, आपने कभी कभी देखा ये भी होगा कि कुछ लोग गंजे हो जाते हैं। तो गंजा 2 तरह से होता है, एक तो कभी कभी यहाँ से बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं और एक बीच से बाल झड़ते हैं। 2 टाइप का गंजा, लेकिन कभी यहाँ से बाल नहीं झड़ेगा। किसी भी आदमी का पूरे संसार में ये पीछे से बाल कभी नहीं झड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की कोशिकाएं बहुत मजबूत होती हैं और इतनी मजबूत होती हैं कि इतने बाल को बचा देंगी, बाकी सबको झाड़ देंगी। तो गंजे 2 प्रकार के होते हैं। अभी बता रहे हैं, कवक पे ही आ रहे हैं, क्योंकि गंजेपन का कवक से बहुत अच्छा रिलेशन है। ठीक है, तो गंजापन 2 हो गया, एक गंजा यहाँ से होगा, एक गंजा यहाँ से होगा। तो प्रश्न ये है कि ये जो गंजापन हो जाता है, आदमी गंजा हो जाता है, वो किस कवक के कारण होता है? कैंडिडा, उस कवक का नाम है कैंडिडा एब्लिकेंस। कैंडिडा एब्लिकेंस, ये कैंडिडा उसकी वंश है और ये उसकी प्रजाति है। कैंडिडा एब्लिकेंस नामक कवक से आदमी के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, वो इवन गंजा हो जाता है। तो यही है कैंडिडा एब्लिकेंस। ठीक, अच्छा, एक ऐसे कवक का नाम बताइए जो शरीर के आंतरिक भाग में परजीवी होता है। एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो ये कवक है जो किसी भी जंतु या मनुष्य के आंतरिक भाग में परजीवी के रूप में कार्य करता है, एल्ब्यूगो। ठीक, अच्छा, ये जो कवक के माध्यम से जो गंजापन आ रहा है, गंजापन जरूरी नहीं कि कवकों के माध्यम से आए, गंजापन कई तरीके से हो सकता है। एक तो गंजापन का तो स्रोत हो गया कवक, तो अगर कवक से संबंधित पूछेगा कि किस कवक से आदमी गंजा होता है, तो कैंडिडा एब्लिकेंस। लेकिन अब मान लीजिए कि वो कवक से नहीं गंजा हुआ, तो हो सकता है उसकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई हो, उससे गंजा हो सकता है। प्रोटीन भी ठीक ठाक है, हो सकता है हार्मोन्स की डिफिशियंसी हो गई हो, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गया हो। तो हार्मोन्स, प्रोटीन और कवक ये तीनों स्रोत हैं गंजापन के। डिफाइन कैसे करेंगे? इन्होंने बहुत सही आंसर क्वेश्चन पुटअप किया। हम करते क्या है कि कोई गंजा हो गया है तो एक आध बाल तो बचा होगा ना कहीं से, या बचा ही नहीं होगा तो उसका रोंवा तो होगा, वो जड़ से उखाड़ लेंगे।
जड़ से पूरा उखाड़ेंगे और उसी की जड़ों में, ठीक है, अगर कवक होगा तो उसी की जड़ों में चिपका होगा। आप जब कभी उखाड़ती हैं तो देखती हैं कुछ चिपचिपा पदार्थ उसके जड़ में रहता है, बाल के जड़ में, यहाँ से उखाड़ा, उसको हम पैथोलॉजी की लैब में ले जा करके उसका कल्चर बनाएंगे। उसको कल्चर बना करके देखेंगे कि इसमें कवक है, कवक के माध्यम से है, या इसमें प्रोटीन जितना चाहिए है या नहीं है, ठीक है, वहाँ चेक हो जाता है कि किसके माध्यम से ये हो रहा है। ठीक। अच्छा, आप लोग कभी कभी प्रचार देखती होंगी टीवी पे। देखिए, प्रचार से जो टीवी पे भी आता है बहुत कुछ सिखा जाता है, लेकिन बशर्ते क्या होता है कि हमारा दिमाग नाटक सीरियल में लगा रहता है तो उसको नहीं कर पाते हैं। अभी करीना कपूर का एक प्रचार आता था, वो एक शैम्पू की प्रचार करती थी और बोलती थी कि शैम्पू को सर में लगाओ तो इससे बाल नहीं झड़ेंगे, क्योंकि ये शैम्पू आर्जिनिन पावर देता है। वो आर्जिनिन वहाँ लिखा रहता था, वो बोलती नहीं थी, लेकिन वहाँ आर्जिनिन पावर लिख दिया जाता था, आर्जिनिन पावर। ठीक है, तो ठीक है, जैसे हेड एंड शोल्डर है या पैंटीन है तो इसमें आर्जिनिन पावर होता है। प्रश्न ये, आर्जिनिन क्या है? एक अमीनो अम्ल है। आर्जिनिन एक अमीनो अम्ल है और बालों को मजबूती के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। अगर हमारे बालों को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलते रहे तो हमारे बाल कभी नहीं झड़ेंगे, वो मजबूत के मजबूत बने रहेंगे। क्लियर? तो स्पष्ट हो गया कि जो वो शैम्पू की प्रचार कर रही है और जो बोल रही है कि आर्जिनिन पावर है, मतलब उसमें अमीनो अम्ल हैं और बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये तो जानते ही हम लोग कि बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं, मतलब उस शैम्पू में आर्जिनिन है। आर्जिनिन का मतलब ये एक प्रोटीन है और ये प्रोटीन बालों को शक्ति प्रदान करता है। ठीक। अच्छा, ये बताइए अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? बात यहाँ अमीनो अम्ल की आ गई ना। अमीनो अम्ल 20 ही प्रकार के हैं पूरे संसार में, 20 ही प्रकार के अमीनो अम्ल हैं। क्या उनको कहते हैं? संश्लेषित और असंश्लेषित अमीनो अम्ल। 10 अमीनो अम्ल संश्लेषित होते हैं हमारे शरीर के अंदर, यानी 10 अमीनो अम्ल हमारे शरीर में पाए जाते हैं और 10 अमीनो अम्ल को हम बाहर से लेते हैं, खानों के माध्यम से, सब्जियों के माध्यम से, जो भी फूड मटेरियल्स हम लेते हैं उसके माध्यम से 10 अमीनो अम्ल हमारे शरीर में जाते हैं और 10 अमीनो अम्ल हमारा शरीर खुद संश्लेषित करता है। तो अमीनो अम्ल भी 2 ही प्रकार के होते हैं, तो 10 संश्लेषित हैं और 10 असंश्लेषित हैं, कुल 20 अमीनो अम्ल हैं। और जब ये अमीनो अम्ल आपस में मिल जाते हैं तो एक पर्टिकुलर, एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं। क्लियर हो गया? इसका अध्ययन अभी हम जैव अणुओं में कर लेंगे जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे। तो बात थी कैंडिडा एब्लिकेंसी। अच्छा, बात गंजेपन की हो रही है। तो गंजापन तो एक यहाँ से होता है, एक यहाँ से होता है, लेकिन जब यहाँ से होता है तो ये एक अलग बीमारी होती है और यहाँ से होता है तो एक अलग बीमारी हो जाती है। अब ये नहीं है कि गंजा है तो गंजेपन में भी 2 बीमारियाँ हैं। का डॉक्टर, फलाना डॉक्टर, इसके जैन, ये वो जैन, पता नहीं क्या क्या, और वो गंजा वंजा बनाए रहता है। तो गंजेपन के पास जाएंगी तो वहाँ उसके पास ऐसे बड़ा बड़ा, जैसे यहाँ मिशन IAS ने लिखा है, ऐसे बड़ा बड़ा चार्ट लगा रहेगा, वहाँ लिखा रहेगा एलोपीशिया। ठीक है। अब एलोपीशिया 2 प्रकार का होता है। एलोपीशिया का मतलब गंजापन। ठीक है। अब ये एलोपीशिया बीमारी 2 प्रकार की होगी। एक तो होगी मेल एलोपीशिया और दूसरी होगी फीमेल एलोपीशिया। देखो भाई, गंजेपन में मेल और फीमेल कहाँ से आ गया? लेकिन गंजापन भी 2 प्रकार का होता है, नर एलोपीशिया और मादा एलोपीशिया। अब जब यहाँ से बाल झड़ रहा है तो उसको जो गंजेपन की बीमारी है वो मेल एलोपीशिया है। ठीक है। और जो बाल यहाँ से झड़ रही है बीच से इतना, उसको फीमेल एलोपीशिया है। क्लियर? बहुत लोगों डॉक्टर को अक्सर देखो कि बीच में गायब हो जाता है। क्लियर? लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि अगर वो कवक से हो रहा है या इस तरीके से हो रहा है तो ये मेल एलोपीशिया और फीमेल एलोपीशिया। जब यहाँ से वो झड़ता है बीच से, मतलब क्लियर हो जाता है बिना चेक किए कि इसके शरीर में हार्मोन्स की प्रॉब्लम है। अगर बीच से झड़ रहा है, हार्मोनल कोई ना कोई डिसबैलेंस है इसके अंदर, और अगर यहाँ से झड़ रहा है तो हम उसको चेक करके देख लेते हैं कि ये प्रोटीन की कमी से है, कवकों के माध्यम से है या किसके माध्यम से। लेकिन बीच वाला तो क्लियर हो जाता है कि ये हमारे हार्मोन्स के इम्बैलेंस से हो रहा है। तो आपने देख लिया गंजापन भी 2 प्रकार का होता है, मेल एलोपीशिया और फीमेल एलोपीशिया, मतलब वही गंजापन। अच्छा, और कुछ कवकों की विशेषताएं बताइए। अच्छा, कवक में कौन कौन से कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं?
अभी तो हमने जीवाणु पढ़ा था ना, जीवाणु में हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, गोल्गी काय नहीं पाया जाता, लेकिन कवकों में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाएगा, गोल्गी काय भी पाया जाएगा, अंतःप्रद्रव्य जालिका भी पाया जाएगा, एक नहीं पाया जाएगा लवक, प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट, इसमें नहीं होगा। प्लास्टिड या इसी को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पर्णहरित ना नाम सुना होगा, पर्णहरित कहते हैं। तो ये चीज़ नहीं पाया जाएगा कवकों में। क्यों नहीं पाया जाएगा बताइए? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है ही नहीं है। तो जिसमें क्लोरोफिल है नहीं तो ये भी तो कोशिकांग है कोशिका का। तो पूछ सकता है कि कवकों में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है, तो यही लवक। अगर लवक नहीं दिया रहेगा तो क्लोरोप्लास्ट दिया रहेगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं दिया रहेगा तो हिंदी में दिया रहेगा पर्णहरित। और हरित लवक माने क्लोरोफिल और पर्णहरित माने क्लोरोप्लास्ट है। तो पर्णहरित इसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक। अच्छा, क्या कवकों में प्रोटीन भी पाया जाता है? जब वो पाया जाता है, प्रोटीन, फैट, विटामिन, बहुत सारी चीज़ों पाया जाता है। तो कवकों में तो भोजन तो होता बनता ही होगा, भोजन बनता है। जरूरी नहीं कि वो स्वपोषी हो, ये परपोषी है। तो परपोषी के माध्यम से भी ये भोजन बनाता होगा। तो प्रश्न ये पूछा गया था कि कवकों में जो भोज्य पदार्थ संचित होता है वो किस माध्यम में होता है? स्टार्च के माध्यम से होता है, स्टार्च के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में होता है, या माल्टोज के रूप में होता है? वेरी गुड आंसर, ग्लाइकोजन के माध्यम से होता है। ग्लाइकोजन, ये चीज़ याद रखिएगा। कवकों में जो भोज्य पदार्थ संचित होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, स्टार्च मंड के रूप में नहीं होता है। क्लियर हो गया? ठीक। तो ये ग्लाइकोजन की बात हो गई। अच्छा, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? पादप जगत पढ़ रहे हैं। पादप जगत में हमने पहला संघ पढ़ा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में 3 चीज़ आते थे, शैवाल, कवक और जीवाणु। इनका अध्ययन हमने कर लिया। ठीक। अब उसके बाद क्या आता था? आवृत्तबीजी और अनावृत्तबीजी पौधे। ये आते थे, ये लिखवाए थे उसमें, ये लिखवाए थे। कहाँ ये लिखवाए थे? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा कहाँ चला गया? ब्रायोफाइटा भी लिखवाए थे, टेरिडोफाइटा भी लिखवाए थे, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म भी लिखवाए थे। ये पूरा था ना, आवृत्तबीजी, अनावृत्तबीजी पौधे सब थे। अभी तो हमने सिर्फ क्या पढ़ा है? थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा किस उपजगत में आ रहा था? क्रिप्टोगैमी की फेनेरोगैमी में? क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टोगैमी की विशेषता क्या होती है? इसमें बीज नहीं होते हैं, पुष्प नहीं होते हैं। तो जितने भी होंगे, चाहे वो कवक को कहीं देगा फूल, कहीं पुष्प की बात नहीं आई। कवक भी पढ़ लिया, जीवाणु भी पढ़ लिया, शैवाल भी पढ़ लिया, पुष्प और बीज की बात ही नहीं आई। क्लियर? अच्छा, अब हमारा जो दूसरा है क्रिप्टोगैमी में ही दूसरा जो हमारा है वो ब्रायोफाइटा है। क्रिप्टोगैमी में ब्रायोफाइटा पढ़े थे, लेकिन ब्रायोफाइटा को पढ़ने से पहले हम लोग एम्ब्रियोफाइटा देख लेते हैं। एम्ब्रियोफाइटा भ्रूण विज्ञान, ठीक है, इसी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोफाइटा जिसमें भ्रूणों का अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को क्या कहते हैं? भ्रूण विज्ञान कहते हैं। उस विज्ञान को कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी जिसमें भ्रूण का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। उस विज्ञान को कहते हैं भ्रूण विज्ञान कहते हैं। ठीक। अब एम्ब्रियोफाइटा जो है हमारा है, एम्ब्रियोफाइटा में पौधों के ऐसे संघों को रखा गया है, पौधों के ऐसे भागों को रखा गया है जो बहुकोशिकीय होते हैं। क्लियर? लेकिन इसकी कुछ प्रजातियां एक कोशिकीय भी हो सकती हैं। दूसरी चीज, इनमें युग्मक होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक होंगे। तो एम्ब्रियोफाइटा को आगे चल करके 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। इसको आगे चल करके 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक का नाम दे दिया गया ब्रायोफाइटा और दूसरे का नाम दे दिया गया ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा अब यहां और स्पष्ट हो जा रहा है, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ठीक। तो ब्रायोफाइटा
एम्ब्रियोफाइटा का एक अलग पार्ट हो गया, एक अलग भाग हो गया, क्योंकि ये भी एक संघ ही है, ये भी एक संघ, जैसे थैलोफाइटा पादप संघ है वैसे हमारा ब्रायोफाइटा भी एक पादप संघ है, तो ये अपना एक अलग संघ हो गया। अब ये जो हमारा ट्रैकियोफाइटा संघ है, एम्ब्रियोफाइटा का पार्ट है ट्रैकियोफाइटा, इसको आगे चल करके और कई संघों में विभाजित कर दिया गया। जैसे इसके अंतर्गत और कौन कौन से उपसंघ आते हैं वो देख लेते हैं। वो हमारा है टेरिडोफाइटा, लिखवाए होंगे, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, आवृत्तबीजी पौधे, एंजियोस्पर्म, अनावृत्तबीजी पौधे, एंजियोस्पर्म। अब ये देख लीजिए और क्लियर हो गया। तो कभी कभी पूछ लेता है एम्ब्रियोफाइटा का कौन सा भाग है, तो एम्ब्रियोफाइटा के दो भाग हैं, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा संघ को आगे चल करके तीन उपसंघों में विभाजित किया गया, जिसको हम टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कहते हैं। आवृत्तबीजी पौधे, अनावृत्तबीजी पौधे, ठीक। अच्छा, ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रायोज प्लस फाइटोन। फाइटोन माने प्लांटे होगा, फाइटोन। पौधों का अध्ययन किस विज्ञान में करते हैं, कल बताए थे। पौधों का अध्ययन किस विज्ञान में करते हैं, कल बताए नहीं थे, फाइटोलॉजी, याद आया, फाइटोलॉजी। पौधों का अध्ययन फाइटोलॉजी विज्ञान में करते हैं। फाइटोन मतलब पौधे होगा, कहीं भी फाइटोन आ जाए, पाइथन ना आने पाए, नहीं अजगर हो जाएगा, फाइटोन आना चाहिए। तो ये हो गया प्लांट। और ब्रायोज का मतलब होता है मॉसेस, मॉस वाले प्लांट, जैसे फर्न, फ्यूनेरिया है, ठीक है, स्फैगनम है, सरगासम है, रिक्सिया है, तो ये सब जो होंगे सब ब्रायोफाइट्स होंगे। तो ये मांस वाले प्लांट्स का अध्ययन कभी कभी पूछ लेता है, मांस वाले पौधों का अध्ययन किस पौधों के किस संघ में करते हैं, ब्रायोफाइटा में करते हैं, क्योंकि दो शब्दों में टूट गया, ठीक। एक बार प्रश्न ये पूछा गया था कि पौधों का वो कौन सा संघ है जिसे पादप जगत का एम्फीबिया कहते हैं, ब्रायोफाइटा, बहुत सही इन्होंने बताया। याद रखिएगा, एम्फीबिया तो हम लोग कहाँ पढ़े थे, कार्डेटा में पढ़े थे ना, कार्डेटा में हम कहाँ पढ़े थे कार्डेटा को 4 वर्गों में 5 वर्गों में विभाजित किया गया था, उसमें एम्फीबिया भी था। एम्फीबिया माने उभयचर। यानी प्रश्न ये पूछा गया है कि पादप जगत में वो कौन सा संघ है जिसे पादप जगत का उभयचर कहते हैं, ब्रायोफाइटा ही है, इसी को हम पादप जगत का उभयचर कहते हैं। प्लांट किंगडम ऑफ एम्फीबियंस या एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, पादप जगत का उभयचर कहते हैं। अच्छा, उभयचर की क्या विशेषता होती है, बताए भी थे, जल और स्थल दोनों स्थानों पे रह जाते हैं, लेकिन एक और विशेष महत्वपूर्ण है, हाँ बहुत सी, हाँ सही बात है। यानी एम्फीबिया उभयचर का मतलब ये हुआ कि इन्हें निषेचन क्रिया के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो जल और स्थल दोनों पे रहते हैं, ये कॉमन आंसर हो गया। लेकिन एग्जैक्ट आंसर यही है कि जितने भी उभयचर प्राणी होंगे उनको निषेचन क्रिया के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा, ब्रायोफाइटा को भी निषेचन क्रिया के लिए जल की आवश्यकता होती है, बिना जल के इनमें निषेचन क्रिया असंभव है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पादप जगत में वो कौन सा संघ है जो बिना जल के निषेचन नहीं कर सकता है, ब्रायोफाइटा ही है। क्लियर। तो अब यहीं से देखिए ब्रायोफाइटा से कितने सारे प्रश्न हुए। मॉस प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जिसमें छोटे छोटे बहुत स्पाइक्स निकले हुए होते हैं, हल्के हल्के कांटे निकले हुए होते हैं, उसे मॉसेस प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा रिक्सिया है, फ्यूनेरिया है, हल्के हल्के स्पाइक्स निकले होते हैं और उनकी जो पत्तियां होती हैं वो फुल्ली पूरी तरीके से ब्लेड के समान ना होकर के मुड़ी हुई होती हैं। ये सब इसकी विशेषताएं हैं, इसलिए हम इसको मास प्लांट कह देते हैं। ब्रायोज का मतलब मास होता है। ठीक, तो आई थिंक आज के लिए हम इतना ही रहने दे देते हैं। कल हम जो स्टार्ट करेंगे वो ब्रायोफाइटा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज़ टू मच फॉर टुडे, बाकी कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।